अब मुझे अकेले ही दादाजी के घर पहुंचना था। मैं स्टेशन के बाहर आया। सामने ओस की एक चादर बिछी हुई थी। ठंडी हवा मुझे जैसे ये बताने की कोशिश कर रही थी कि जहाँ तू आया है यहाँ बस इसी तरह ठंडे दिल के हैं, तू बस चला जा परदेसी। पर मैं भी एक सैनिक था। मैंने एक मुस्कान के साथ बैग से अपना सिगरेट का डब्बा निकाला और एक सिगरेट जलाई और उस पल कस के धुएं को बाहर छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर पे एक तांगे वाला खड़ा था। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं जीत रहा था। ये तांगे वाला भी किसी डरावनी फिल्म के रामू काका की तरह था। मैंने उन्हें देखते हुए सोचा, वो एक छोटा सा आदमी था जिसने बड़ी सी सोल ओढ़ रखी थी और बीड़ी जलाए टीबी के मरीज की तरह खांसे जा रहा था। उसकी हालत पे तरस से ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं उसके पास गया और थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, चाचा मधुगढ़ चलोगे क्या? मेरी आवाज़ तेज थी, तभी शायद वो चौंक के पलटा और बीड़ी उसके हाथ से गिर गई। वो मुझे शायद डरा हुआ जान पड़ा। कांपते हुई आवाज़ में उन्होंने मुझे कहा, अरे बाबू साहब, आप तो जान ही निकाल लेते। ऐसे ही कोई चिल्लाता है क्या बाबूजी? चलेंगे मधुगढ़। कहाँ जाओगे बताओ? राम प्रताप की कोठी पर, मैंने चीखती हुई आवाज़ में कहा। राम प्रताप जी कहिए बाबू साहब, करता धरता है वो यहाँ के, उसने भी चिड़ी हुई आवाज़ में वापस कहा। अच्छा ठीक है, चलो भी, कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा नहीं, बैठिए, उन्होंने इशारे करते हुए कहा। मैंने अपनी सिगरेट फेंकी और उसके तांगे पर बैठ गया। वैसे बाबू साहब, आपको पहले कभी नहीं देखा, नए हो क्या? हाँ, पहली बार आया हूँ, उनका पोता हूँ। ये सुनते ही वो झटके से पीछे पलटा और खुशी से बोला, अरे भैया, आप भानु जी के बेटे हो? अरे वाह, धन्य हो गए। कब से यहाँ से सवारी उठाता आया हूँ, अभी नहीं सोचा कि आप भी बैठेंगे मेरे तांगे में। आपके पिताजी को बहुत घुमाया है हम उनके बचपन में, आज आप भी बैठ गए, कमाल हो गया, आज जीवन धन्य हो गया। फिर क्या था, उसने खुशी खुशी घोड़े हाँकते हुए तांगे आगे बढ़ाता गया। मेरी दूसरी सिगरेट मेरे मुंह में थी और वो मुंह से गिर गई क्योंकि मैं सड़क के झटकों से उभर नहीं पा रहा था। सड़क पे घुप अंधेरा, पर उस आदमी को जैसे अंधेरे में देखने की आदत थी। वो बड़ी ही कुशलता से तांगा हाँकते हुए वो आगे बढ़ रहा था। वैसे भैया, आपके दादाजी बहुत बड़े आदमी हैं, काफ़ी कुछ किया है वो मधुरगढ़ के लिए। उसने एक मजबूत सेल्समैन की तरह मेरे दादा की तारीफ करनी शुरू कर दी। बिजली, पानी, सड़कें, बहुत कुछ, वो तो दिख रहा है, मैंने ताना मारते हुए कहा। बिजली का खंभा तक तो है नहीं और इसे आप सड़क कहते हैं? अगर कुंभकर्ण को इसी सड़क पे आपके तांगे पे बैठा के घुमाया होता तो रावण को काफ़ी आसानी होती उसे नींद से जगाने के लिए। हा 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 हा। वो हंसा, फिर कहा, भैया ये तो कुछ भी नहीं, इतना तो हर जगह होता है। मैंने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए उसकी बात को नज़रअंदाज किया। धुंध अभी भी गहरी थी और रात के 9 बज चुके थे। फ़ोन में अभी भी कोई सिग्नल नहीं आ रहे थे। कुछ देर और झटके खाते हुए जब मुझसे और नहीं हुआ तो मैंने उसे पूछा, और कितनी दूर है? बस भैया, पहुंच ही गए, आ गए, बस दाएं मुड़ के आ गए बस। मुझसे न हुआ, मैंने उसे वहीं रुकने को कहा और वहाँ से उतर गया। उससे घर तक का रास्ता पूछ के मैंने उसे पैसे दिए। श्राप लगेगा कहकर मना कर दिया। उल्टी दिशा में चला गया। मैंने राहत की सांस ली। अब बस थोड़ी ही देर और थी। मैंने उनके बताए रास्ते पर चलने लगा और
पहले मोड़ पर मुड़ गया। पर थोड़ी ही दूर चल के मुझे लगा कि मैं गलत आ गया हूँ। आगे बस घना कोहरा और जंगल था। शिट मैन। लेकिन एक सैनिक होने के नाते ये भी अच्छा था। मैं अब खुद रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ गया। ऐसे भी मुझे उस बुड्ढे से मिलने का कोई शौक नहीं था। ये जंगल मुझे ज़्यादा अपना लग रहा था। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और घने कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ा। कुछ कदम ही चला था जब मैंने देखा कि थोड़ी ही दूर पे एक आदमी आग जलाए मेरी तरफ पीट करके बैठा है। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। ये आदमी मुझे रास्ता बता सकता है, यह सोचते हुए मैंने उसे आवाज़ लगाई। सुनिए भैया। उसने सुना नहीं, जंगल की तरफ मुंह करके बैठा था। भैया जी। मैंने फिर से उसे आवाज़ लगाई। इस बार वो मुड़ा और उसने बड़े ही आश्चर्य से मुझे देखा। वो कुछ 23 साल का होगा। उसके चेहरे पर अलग ही तेज था। कुछ देर के लिए वो मुझे देखता रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया। मैंने भी मुस्कुराया। उससे पूछा, राम प्रताप का घर कहाँ पड़ेगा? वो अभी भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर अपने बाएं हाथ से पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ से सीधे चले जाइए। मैंने उसके दिए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। अजीब है यार यहाँ के लोग। मैंने अपने आप से बातें करता आगे बढ़ता गया। आगे फिर वही अंधेरा और छाई हुई धुंध मेरे साथ हो गई। मैं गन्नों के खेत से होते हुए कच्ची पगडंडी के सहारे आगे चलता जा रहा था। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा। रात के 9:30 हो रहे थे। मैंने आगे नज़र डाली। बस अब और भटकना नहीं, मैंने सोचा। अगर आग के पास बैठे इस आदमी ने मुझे ये बताया कि बुढ़ऊ की हवेली और दूर है, तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा, वो भी पूरी रात के लिए। उसी बैठी हुई आकृति के पास मैंने कुछ कदम बढ़ाए, पर जो दिखा वो कुछ और ही था। वो एक औरत थी। इतनी रात को भी अकेले इतने घने खेतों के बीच में आग जलाकर बैठी थी। भारत में तब भी गांवों में औरतों को इतनी छूट नहीं थी कि रात को अकेले निकले। मैं काफ़ी करीब आ चुका था आग के। वो एकटक आग की तरफ देखती जा रही थी। मैं थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि इस तरह गांव की किसी लड़की से पहली बार टकराया था और मुझे नहीं पता था कि कैसे जवाब देगी भी, या शायद एक शहरी आदमी देखकर भाग जाएगी, क्या पता।